सोचो जरा, एक दिन तुम सुबह उठते हो और तुम्हें पता चलता है कि तुम अपने देश का नमक खुद से नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। कोई दूसरी सरकार बाहर से आती है, कहती है कि ये नमक पे तुम्हारा हक नहीं है, हमारा समंदर, हमारा देश, और जो हम पहले खुद से नमक बनाते थे, और दूसरी सरकार कहती है कि तुम नमक नहीं बना सकते हो। क्या आप सोच सकते हो कि आप 240 मील सिर्फ नमक के लिए लड़ सकते हो, जिसमें आपको रिस्क है कि आप अरेस्ट हो सकते हो, आप जेल में जा सकते हो, आप पे केस हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली यही काम महात्मा गांधी जी ने किया था और हमारे देश में एक क्रांति का बहुत बड़ा शुरुआत इस मूवमेंट आंदोलन से हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। किस तरीके से हमारे देश के अंदर नेशनलिज्म आया और किस तरीके से हमारे सारे लोगों एकजुट हुए, अलग वेराइटीज के लोग, अलग कास्ट के लोग, अलग रिलीजन के लोग, अलग कम्युनिटीज के लोग, कैसे उन सारे लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना आई और किस तरीके से हमारा देश एक आजादी के मार्ग पे चला कॉलोनिज्म से। तो शुरू करते हैं। तो देखो क्या है, इंट्रोडक्शन में बात करते हैं तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और आज हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब जो मैथ का स्टूडेंट होगा, मैथ के स्टूडेंट क्या करेंगे, नेशनलिज्म काट दो सर, राइट। मैथ्स में हम लोग जब इक्वल रहते हैं तो बराबर बराबर क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ पे काटना नहीं है, यहाँ पे सिमिलर करना है, कॉमन करना है। जैसे कॉमन भी ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो दोनों चैप्टर में एक ही चीज कॉमन है, क्या है, नेशनलिज्म और नेशनलिज्म। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों जगह पे थोड़ा सा नेशनलिज्म की भावना अलग तरीके से आई। यहाँ पे लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग को लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी जैसी चीजें आ जाएंगी तो वो नेशनलिज्म, ये सब जरूरी है, इसलिए हम लोग को नेशनलिज्म लाना है देश में। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही था। हम लोग गुलाम थे, कॉलोनिज्म के शिकार हो चुके थे, हमारा कंट्री कॉलोनाइज था, तो इनसे आजादी लेना था हम लोग को, और उसके उस भावना के थ्रू नेशनलिज्म आया था। ठीक है, दोनों में एक ही चीज कॉमन है। कॉमन क्या है बच्चा लोग, कि दोनों जगह पे नेशन स्टेट बनाना था। दोनों जगह पे क्या बनाना था, नेशन स्टेट, मतलब एक पर्टिकुलर परफेक्ट राष्ट्र बनाना था, देश बनाना था, जिसमें अलग अलग वैरायटी के लोग के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो। ठीक है, बात करते हैं हमारे देश में ये कहां से शुरू हुआ। हमारे देश में शुरू हुआ जब मॉडर्न कॉलोनिज्म इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। हमारे देश में जब कॉलोनाइज्म हुआ तो हमारे देश के लोग क्या करने लगे कि दिखने लगा लोगों को कि मैं भी परेशान, तुम भी परेशान, तुम भी परेशान, हम लोग सब लोग परेशान। और सारे परेशानियों का कारण एक है, क्या, कि जो कंट्रीज बाहर से आके हम लोग को कॉलोनाइज की हैं वो, तो सब लोग का परेशानी सेम, तो क्यों ना एकजुट हो जाया जाए। जैसे आप सपोज दैट देखो, ट्रेन में भी लोग हमारे एक कनेक्शन जुड़ जाता है। सब लोग के जो ट्रेन में लोग अगल बगल बैठे रहते हैं वो अलग अलग जगह से होते हैं, अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन सब में एक चीज कॉमन होता है कि वो सफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दोस्ती हो जाता है। उसी तरीके से हमारे देश के अंदर किस तरीके से ये एक चीज कि ये कॉलोनिज्म से हम लोग को निकलना है, कॉलोनाइज जो कंट्री ने हम लोगों को कॉलोनाइज किया है, गुलाम बनाया है, इनके गुलामी से बाहर निकलना है। यहां इसी तरीके से हमारे देश में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू होता है। बात करते हैं इसी प्रोसेस में, इसी स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनिज्म, पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी, और यहीं से लोगों अपने एकजुटता आने लगती है लोगों में, क्योंकि परेशानी सबके साथ थी, तो परेशानी को सॉल्व करना है तो क्या करना है कि सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि हम भी परेशान, तुम भी परेशान, तुम भी परेशान, सब परेशान। तो इस परेशानी को भगाने का एक ही कारण, एक ही तरीका है, हम लोग को क्या होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। इसमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस लोग लेते हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग आंदोलन करते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों की भावना होती है, अलग अलग सोच होता है, अलग अलग आइडिया होता है। इसमें हमारे गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का भी एफर्ट्स आता है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली दो बड़े आंदोलनों के बारे में जानेंगे, जो है हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दूसरा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये दोनों आंदोलन और फिर इनके बीच में जो 8 साल का गैपिंग है वो जानेंगे। ठीक है, कि क्या इन दोनों आंदोलन के दौरान हमारे देश में हो रहा था, कैसे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लोगों की क्या सोच थी इस आंदोलन को लेके, और साथ में कि इन आंदोलनों के बीच में जो 8 साल का गैप था, उस 8 साल में हमारे देश में क्या हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ, हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस कैसे कैसे आए, तो यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है, हमारा सबसे पहला टॉपिक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब देखो हमारे देश में क्या प्रॉब्लम चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हमारे देश में नया इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो चुका था, हमारा आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। अब देखो क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स एकमात्र ब्रिटिशर्स देश थे जो लड़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, और लड़ाई में जो बहुत ज्यादा खर्च होता है वो खर्च का सारा जिम्मा हमारे ऊपर लाद दिए थे। बहुत ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर की वजह से फाइनेंस बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीज टैक्सेस। अब हमारे जो ब्रिटिशर्स ने अपने कर्ज को, अपने परेशानियों को, अपने खर्चे को मैनेज करने के लिए हमारे देश में उनका खर्चा को लाद दिया।
जैसे हमारा टैक्सेस वगैरह क्या कर दिया उन लोगों ने, बढ़ा दिया। साथ में हमारे वार के दौरान जो चीजों के प्राइजेस थे, सामान जो गुड्स हम लोग खरीदते थे उसके प्राइजेस भी उन लोगों ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और साथ में यही नहीं, जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट, गांव के एरिया से जबरदस्ती लोगों को किसान को या और भी लोगों को उठा के और आर्मी में भर्ती कराया जाने लगा। जैसे आज समय में आप देख सकते हो कि हमारे लोग जो हैं वो आर्मी में भर्ती होते हैं तो अपने देश के लिए होते हैं, लेकिन यहां पे जबरदस्ती करवाया जा रहा था किसके देश के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। हम अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, दूसरे देशों के लिए जबरदस्ती लोगों को फोर्स रिक्रूटमेंट कराया जा रहा था। आगे बात करते हैं, एक तो उसमें होता है कि गरीबी में आटा गिला, वही वाला हाल हो चुका था। एक तो क्या हो गया था कि क्रॉप्स फेल हो गए थे, जिसकी वजह से क्रॉप्स का शॉर्टेज हो गया था, अनाज नहीं थे। और साथ में उसी समय एक बीमारी फैल जाती है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिसकी वजह से देश भर में भूखमरी महामारी आ जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं गरीबी में आटा गीला। एक तो स्थिति खराब है, ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, क्रॉप फेल हो चुके हैं और ऊपर से बीमारी फैल गई और महामारी और भूखमरी ये सब चीज फैल गई। ठीक है, तो ये हमारे देश में बहुत ज्यादा कंडीशन, बहुत ज्यादा क्या था, खराब था। और इन सारे लोगों का रिसेंटमेंट, अब रिसेंटमेंट क्या होता है बच्चा लोग, ये सारे लोगों की परेशानी, सारे लोगों की दिक्कत, ठीक है, इस सारी दिक्कतों ने महात्मा गांधी जी को एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल को एक्सप्रेस करने का तरीका दिया। महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से आए और अपने साथ एक आइडिया बांध के लाए। वो आइडिया क्या, ये सत्याग्रह का आइडिया लेके आए, एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल। और इस आइडिया को वो सिर्फ लेके नहीं आए, इस आइडिया को उन्होंने इन 3 जगहों पे धरातल पे उतार के दिखाया। मतलब अपना आइडिया जो सत्याग्रह का आइडिया था इनका कि ट्रुथ, सत्य मतलब ट्रुथ, और आग्रह मतलब रिक्वेस्ट, सच्चाई के मार्ग पे चल के सामने वाले को रियलाइज करवा दो कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, जिसमें हम वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस, अहिंसा के मार्ग पे चल के सामने वाले को रियलाइज करा दो कि तुम गलत कर रहे हो, उसको एहसास दिला दो कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है और ये नहीं होना चाहिए, और जो तुम चाहिए वो तुमको मिल जाएगा। ऐसा ये गांधी जी का आइडिया था। और इस आइडिया को उन्होंने 3 जगह पे धरातल पे उतार के दिखाया था। चंपारण 1917, खेड़ा 1917, अहमदाबाद 1918। चंपारण में उन्होंने किया था इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स को लेके, इंडिगो प्लांटेशन को लेके। दूसरा उन्होंने खेड़ा में किया था जो पीजेंट्स का जो परेशानियां था उनको लेके। और अहमदाबाद में उन्होंने अपने इंडियंस से ही किया था, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, वर्कलोड ज्यादा था, वेजेस कम थे। अहमदाबाद में उन्होंने मिल वर्कर्स के लिए स्ट्रगल किया था और वो हासिल किए थे। मतलब ये चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद में, ये तीनों जगह पे उन्होंने सत्याग्रह का कंसेप्ट, सत्याग्रह के आइडिया से कामयाबी हासिल की थी, है ना। और ये सत्याग्रह के आइडिया से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग। तो लोगों को लगा, आगे सुनो, तो इस तीनों जगह पे याद रखना कि यही 3 जगह जो मैंने बताया, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये तीनों जगह से आता है आपका मैपवॉक। तो इन तीनों जगह को मैपवॉक आप हाईलाइट कर लेना। मैपवॉक का फोटो वगैरह मैंने अपलोड कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, खैर बात करते हैं। देखो वर्ल्ड वार 1 से क्या हुआ, वर्ल्ड वार, शॉर्ट स्टोरी में आपको बताते हैं। वर्ल्ड वार 1 में लोगों का रिसेंटमेंट, लोगों का गुस्सा, लोगों का विद्रोह, ये दूसरा महात्मा गांधी आए, और तीसरा आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये इसके वजह से नेशनलिस्ट फोर्स क्या हो गया बच्चा लोग, इंटेंसिफाइड हो गया। मतलब देश में एकजुटता कहीं ना कहीं आने लगी, लोगों को रियलाइज होने लगा कि हाँ जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और ये सब चीज को रोका जाए। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आगे जो रॉलेट एक्ट लागू हो गया, सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, वो लोग हमारे जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट है उसको एक्सेलरेट करता है। जालियांवाला बाग इंसिडेंट होता है जिसमें बहुत सारे लोगों को मारा जाता है, जिसकी वजह से हमारे गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है कि बड़े पैमाने पे, पूरे देश भर के पैमाने पे बहुत बड़ा आंदोलन करवाया जाए। और यहां से इंट्रोड्यूस होता है हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, और इसमें खिलाफत मूवमेंट को भी क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इन खिलाफत मूवमेंट को, जालियांवाला बाग इंसिडेंट को थोड़ा सा बेसिक डिटेल में। ठीक है, तो देखिए कहां से कहानी शुरू होता है। तो देखो सत्याग्रह को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक 1919 में, कब बच्चा लोग, 1919 में एक लॉ पास कर देती है जिसका नाम होता है रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट को ब्लैक लॉ भी बोला जाता है, जो कि वहां के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा लागू किया गया था, जिसमें किसी को भी 2 साल के लिए उठा के जेल में डाल दिया जाएगा
किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी कोर्ट ट्रायल के, मतलब उसको कोर्ट में बिना ले जाए 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, 2 साल के बाद वो छूट सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इसको ब्लैक लॉ इसलिए बोला गया कि इसमें बिना किसी गलती के भी किसी को उठा लिया जाता था और बेसिकली टारगेट किया जाता था हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को। ठीक है, तो इसी चीज को गांधी जी ने डिसाइड किया कि इसी चीज को रोकने के लिए, ठीक है, वो क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। ऐसा अनजस्ट लॉ जो बेकार है, बहुत खराब नियम है, इसको रोकने के लिए वो क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। और 6 अप्रैल 1990 पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, मतलब शांतिपूर्वक उन लोग हड़ताल कर रहे थे, ठीक है, बिना किसी वायलेंस के। लेकिन ऑन 10 अप्रैल द मूवमेंट बिकम वायलेंट। लेकिन क्या हुआ कि 10 अप्रैल को ये जो आंदोलन था वो वायलेंट हो गया, इधर उधर क्लैशेस होने लगे, लोग जो है पुलिस से और प्रशासन से लड़ना शुरू कर दिए। ठीक है, अब इस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए उस समय सरकार ने रॉलेट एक्ट तो लागू था ही, एक और नया नियम लागू कर दिया, वो था मार्शल लॉ, जिसमें कमांड चला गया आर्मी के हाथ में और उसका कमांड था जनरल डायर के हाथ में, जिसमें बोला गया कि मार्शल लॉ एक तरीके का ऐसा लॉ समझ लो कि आज के समय का धारा 144, जिसमें आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आप एक जगह जमा नहीं हो सकते हो, ठीक है, आप एक जगह ढेर सारे लोग मीटिंग नहीं कर सकते हो, इस तरीके का लॉ था। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे बात करते हैं। 13 अप्रैल, ठीक है, ये देखो ध्यान देना, 10 अप्रैल को ये लॉ पास हुआ और उसके जस्ट 3 दिन के बाद 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग इंसिडेंट प्लेस लेता है। ठीक है, कैसे लेता है, लोग जो है बैसाखी मेला मनाने आए थे। क्या मेला मनाने आए, बैसाखी मेला मनाने आए थे और उनको पता नहीं था कि शहर में जो है मार्शल लॉ लागू हो चुका है। लेकिन वहां पे कुछ लोग आए थे, इसी बहाने जो है मेला के बहाने हम लोग जो है रॉलेट सत्याग्रह के को लेके आगे प्रोसेशन करेंगे और डिस्कशन हो जाएगा। और ये बात पता चल जाती है जनरल डायर को, और जनरल डायर जो था वो बेसिकली अपना खौफ बनाना चाहता था। तो उसको जैसे ही पता चलता है वो अपने पूरे कैलेवरी और आर्मी के साथ आता है, पुलिस के साथ आता है, और इन सारे लोग जो मासूम बेकसूर लोग जो थे, मेला मनाने आए थे, मेला घूमने आए थे, उन पे अंधाधुंध फायरिंग क्या कर देता है बच्चों, शुरू कर देता है। और ये अंधाधुंध फायरिंग की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिसका इंपैक्ट बहुत तगड़ा पड़ता है, पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हो जाता है, पूरे देश भर के लोग भड़क जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने क्लास 9th में अपने पिछले जन्म में जाओ और क्लास 9th में देखा होगा कि ब्लडी संडे के बाद रशिया में सारे अलग अलग लोगों का क्लासेस शुरू हो जाता है, लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, तो इसी की वजह से ये एक अच्छा मौका मिल गया गांधी जी को, जिसकी वजह से क्या किया उन्होंने, खिलाफत मूवमेंट का इशू उठाया। ठीक है, जिसमें उनको एक मौका मिलेगा कि जहां पे हिंदुओं और मुस्लिम को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, किसके लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। क्या था खिलाफत इशू, तो खिलाफत इशू ये था बच्चों कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ऑटोमन तुर्की था, ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है, उसका ऐसा रूमर्स फैल गया था, ऐसा अफवाह फैल गया था कि उस पे हर्ष पीस ट्रीटी होने वाला है, मतलब बहुत खराब समझौता होने वाला है, जैसे जर्मनी के साथ हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस में। ठीक है, तो अब ये जो उनके खलीफा थे, मतलब इनके स्पिरिचुअल गुरु, इनके स्पिरिचुअल हेड, मतलब सारा जो मुस्लिम कम्युनिटी था उनके हेड, ठीक है, और ये ऑटोमन एम्पायर के राजा थे, तो उनके राजा पे, उनके स्पिरिचुअल हेड पे कुछ गलत समझौता होने वाला है। इसकी वजह से मुस्लिम लोग क्या हुए थे, ब्रिटिशर से भड़के हुए थे। तो इसी का फायदा उठाया उन्होंने, गांधी जी ने, और लीडर्स को जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ डिस्कस किए गांधी जी कि सारे लोगों को कैपिटलाइज किया जाए और हमारे हिंदू मुस्लिम लोगों को क्या किया जाए, यूनाइट किया जाए, और बड़े पैमाने पे आंदोलन किया जाए, ताकि ब्रिटिशर्स जो है यहां से उनको प्रॉब्लम हो, यहां से वो भागे। जैसा कि अब क्या होता है कि कोलकाता सेशन, देखो ये भी मैप वर्क में आ जाता है, ठीक है, मैप वर्क में आ जाएगा कोलकाता सेशन सितंबर 1920। क्या होता है, गांधी जी और भी अदर लीडर्स को कन्विंस कर लेते हैं, और भी अदर लीडर्स को क्या कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं कि चलिए हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या करें, स्टार्ट करें, और साथ में खिलाफत मूवमेंट को भी एक साथ स्टार्ट करें। मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मकसद था स्वराज, और खिलाफत मूवमेंट का मकसद था कि उनके जो राजा हैं, स्पिरिचुअल हेड, उनके साथ गलत समझौता ना हो। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों चुना गया। तो नॉन कॉपरेशन मीन्स होता है सहयोग देना, मतलब सपोर्ट करना, ठीक है, कॉपरेट करना। तो क्यों नॉन कॉपरेशन को सपोर्ट किया गया, तो देखो गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज किताब में लिखा था कि ब्रिटिशर्स अगर यहां पे राज कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ आवर कॉपरेशन, हमारे कॉपरेशन की वजह से ही राज कर रहे हैं। अगर हमने सारे टाइटल्स को त्याग दिया, सारे उनको कॉपरेट करना बंद कर दिया, तो 1 साल के अंदर इस अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहां से क्या हो जाएगा, सब भाग जाएगा। अगर यहां पे टिका हुआ है तो हमारी बदौलत टिका हुआ है, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग उनको कॉपरेट कर रहे हैं,
रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंडिया में टिके हुए हैं। दूसरा कि इसको हम अलग अलग स्टेजेस में अनफोल्ड करेंगे, अलग अलग स्तर पे, अलग अलग गांव में, शहरों में, जंगलों में, हर जगह इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होगा कि कांग्रेस के कुछ लीडर जो थे वो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। मतलब उनको लगता था कि ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन जीतेंगे तो ही हमारे पास थोड़ा बहुत पावर आएगा जिससे हम अपने जनता की भलाई कर सकते हैं। लेकिन फाइनली जो है नागपुर सेशन 1920 में हुआ, उसमें गांधी जी ने सारे लीडर्स को क्या कर लिया, मना लिया, एक्सेप्ट मद्रास में जो नॉन ब्राह्मण्स थे उनको छोड़ के। उनको यही लगा कि नहीं हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, उन लोग नहीं मानते। बाकी सारे लोग क्या कर जाते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए बच्चा लोग मान जाते हैं। अब देखिए आगे टॉपिक है डिफरेंट स्टांस विद इन द मूवमेंट। अब इस आंदोलन के दौरान अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच थी, अलग अलग भावनाएं थी, अलग अलग चाहत थी, है ना, अलग अलग चीजें मांग रहे थे लोग, अलग अलग उनका सोच था आजादी को लेकर। तो बात करते हैं कहां, पहले टाउन्स में बात करते हैं, फिर कंट्री गांव में देखेंगे और फिर प्लांटेशन वर्कर्स के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले टाउन्स में देखो, टाउन्स में क्या करते हैं लोग, स्कूल को बाइकआउट करते हैं, बच्चे लोग छुट्टी सब स्कूल छोड़ देते हैं, मजे ही मजे, टीचर लोग स्कूल में पढ़ाना छोड़ देते हैं, ठीक है, कॉलेजेस वगैरह में काम करना, सर्विस देना बंद कर देते हैं, इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करना सब बंद कर देते हैं, ठीक है। मतलब जस्टिस पार्टी को छोड़कर, जस्टिस पार्टी सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बाकी सब कोई नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लोग जो है वकालत छोड़ देते हैं, सारी चीजें, मतलब सरकारी चीजें जो भी उनको मिली थी सरकार की तरफ से, सरकारी नौकरी, सिविल सर्विसेज, जो भी सारा चीज छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें और जो कपड़ा थे ब्रिटिशर्स द्वारा वो सारे बाइकआउट कर देते हैं, मतलब ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट कर देते हैं। लेकिन इसमें परेशानी क्या आ जाता है, दिक्कत क्या आ जाता है कि जो खादी कपड़ा जो हमारे देश में बनता था, जो बोला गया था कि खादी पहना है, वो काफी महंगा होता था, क्योंकि वो हाथ से और चरखा से बनाए जाते हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस है, तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है और महंगा चीज सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो वापस ब्रिटिशर्स के गुड खरीदने लगे। और दूसरा, कोई इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन, ऑल्टरनेटिव इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन नहीं था। ऑल्टरनेटिव का मतलब कि कोई दूसरा, जैसे बच्चे आप लोग स्कूल छोड़ोगे, आपको स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, तो मान के चलो स्कूल आपका बंद हो गया, तो आप दूसरा स्कूल खोजोगे ना पढ़ने के लिए, और टीचर सपोज दैट स्कूल बंद हो गया तो दूसरा स्कूल ढूंढेंगे पढ़ाने के लिए, है ना, क्योंकि रोजी रोटी चलाना है। तो अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिला, दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं मिला, जिसकी वजह से घूम फिर के वापस सारे लोग किस पे रिलायबल हो गए, ब्रिटिशर्स पे वापस आ गए, मतलब उनके इंस्टीट्यूशन को वापस ज्वाइन कर लिए, लॉयर लोग वापस वकालत करना शुरू कर दिए और बच्चे वापस से ब्रिटिश स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिए। ये थी शहर के बाद। अब गांव में देखते हैं, गांव में पीजेंट्स और ट्राइबल्स इनके साथ, मतलब ये हो गए किसान और ये होंगे जंगली लोग, जिंगा लाला हु करने वाले लोग। खैर बात करते हैं कि पीजेंट्स वाले रीजन में, अवध वाले रीजन में बाबा रामचंद्र जो थे वो इनके आंदोलन को लीड कर रहे थे, ठीक है। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे। बात करते हैं, उन्होंने गांव में नाई धोबी बंद करवाया। देखो नाई, गांव का जो आंदोलन था वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, वैसे क्या था कि ब्रिटिशर्स जो है वो अलग अलग अपना एक रीजन है उसमें अलग अलग जमींदार बैठा दिए। अब इन अलग अलग जमींदारों को जिम्मा दे दिया गया था कि इतना जमीन का तुम, इतना का तुम, इतना का तुम। अब ये क्या करते थे कि इनसे बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे, पीजेंट से, किसानों से, जो इनका जो और इन पे बहुत अत्याचार करते थे, जबरदस्ती बेगारी भी करवाते थे। बेगारी मतलब समझते हो, बेगार, बिना पैसे का काम भी करवाते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इनके सर्विसेज को क्या किया जाए, बंद किया जाए। नाई धोबी, नाई क्या काम करता है, बाल काटता है, धोबी क्या करता है, कपड़ा धोता है, तो बाल काटने का, कपड़ा धोने का सर्विसेज को क्या कर दिया गया, इनके लिए बंद कर दिया गया, ठीक है। आगे चल के औध किसान सभा, जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके पास आते हैं, इनके ग्रेवियंसेस को सुनते हैं, ग्रेवियंसेस मतलब इनके परेशानियों को सुनते हैं, तो वो बनाते हैं अवध किसान सभा, ठीक है। और देखते ही देखते एक महीने के अंदर करीब 300 ब्रांचेस इसके क्या हो जाते हैं बच्चा लोग, खुल जाते हैं। बस तो अवध किसान सभा बनने के बाद जब ये सारे किसानों एकजुट हो जाते हैं तो इसका फायदा उठाते हैं, क्या कर लेते हैं लोग, लड़ाई, वायलेंस शुरू कर देते हैं। जो तालुकदार और जमींदार और जो इनके साथ अत्याचार करते थे, ये उसका बदला लेना शुरू कर देते हैं, उनके घरों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, उनके घरों में जमा किया हुआ अनाज वगैरह लूटना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से फिर यहां पे आंदोलन को क्या करवाना पड़ जाता है, बंद करवाना पड़ जाता है। आगे बात करते हैं तो ट्राइबल पीपल्स जो जंगल में रहते हैं, उनके लिए क्या था कि जो गडम हिल्स में, आंध्र प्रदेश के गडम हिल्स में रहते थे, ठीक है, उसमें आंदोलन को लीड करते हैं कौन, अलूरी सीताराम राजू। ये अपने आप को एज ऐसे इंसान मानते थे जो इमोर्टल हैं, जो मर नहीं सकते, ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और गोली भी इनका कुछ नहीं उखाड़ सकता है, लाइक इस तरीके से इंसान थे। लेकिन इनका एक प्रॉब्लम था कि इनका जो आइडिया था कि गांधी जी का जो आइडिया था, क्या कहना कि अल्कोहल नहीं ड्रिंक करो, खादी कपड़ा पहनो, देसी चीज पहनो, ये सारे चीज, इनका ये आइडिया पे ये अग्री थे अलूरी सीताराम राजू ने। ठीक है, अब गांधी जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि हम लोग को अल्कोहल नहीं करना चाहिए और विदेशी कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, अपने देश का कपड़ा, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम ब्रिटिशर्स को यहां से भगा देंगे बिना नॉन वायलेंस के, तो वो नहीं होने वाला है। इसके ये खिलाफ थे, ये कहते कि अगर ब्रिटिशर्स को भगाना है तो लड़ के अपने दम पे भगाना पड़ेगा। तो इसके वजह से ये बनाते हैं
अपना मिलिट्री ग्रुप बनाते हैं और ये ब्रिटिशर्स के साथ क्लैश करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। आगे बात करते हैं बाकी 1924 में क्या कर दिया जाता है, इनको पकड़ के गोली मार दिया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है और उस समय ये मर जाते हैं गाइस। उस समय इनका जो पावर था, इमोर्टल पावर, कि गोली भी इनका कुछ नहीं उखाड़ सकता है, वो उस समय इनका उखाड़ देता है। लेकिन आगे चल के ये उस एरिया के हीरो बन जाते हैं। आज भी इनका मूर्ति लगा हुआ है उस एरिया में। बात करते हैं प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, प्लांटेशन के लिए। तो प्लांटेशन के लिए जो नोशन मतलब याद रखना बच्चा लोग, आइडिया। नोशन मतलब क्या, आइडिया। तो जो स्वराज का मतलब इंडिपेंडेंस का जो इनके लिए आइडिया था प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, वो क्या था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 से बचना। मतलब इतने पर्टिकुलर जमीन से जिसमें 100 लोग रह रहे हैं, इससे अपने मर्जी से बाहर जा सके और अपने मर्जी से अंदर आ सके, ये इनके लिए आजादी था। इनके लिए आजादी नहीं था कि हमारा देश क्या हो जाए, आजाद हो जाए। इनके लिए आजादी क्या था कि ये अपने इस पर्टिकुलर बंधे हुए जमीन से बाहर जा सके और अपने मर्जी से अंदर जा सके। इनको अंदर बाहर जाना अलाउड नहीं था, मतलब उसी में रहना। और कभी किसी को परमिशन मिलता भी था तो बहुत रेयरली परमिशन मिलता था, ठीक है। तो इनके लिए क्या था, इनके लिए आजादी यही था कि इससे हम बाहर जा सके। तो इन लोग क्या करते हैं कि प्लांटेशन फील्ड्स को बायकॉट करके भागते हैं, वहां के अथॉरिटीज को से छोड़ के भागते हैं, क्योंकि इनको न्यूज मिल जाता है कि गांधी जी बोल दिए हैं कि सबको गांव पे अपना अपना जमीन मिल जाएगा, सबको जमीन मिल जाएगा, तो हम जाकर खेती करेंगे, तो यहाँ पे क्यों काम करना है, इसलिए सब भागते हैं। लेकिन कहानी कुछ और ही होती है। इन लोग कभी भागते तो हैं अपने घर जाने के लिए, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाते हैं और रास्ते में ही पकड़े जाते हैं और फिर इनको वापस से वहीं पहुंचा दिया जाता है जहां से थे। हाँ, बात में है कि बीच में पीटा भी जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आइडिया ऑफ जो स्वतंत्र भारत था वो लोगों के अंदर एक आ जाता है कि नहीं, हम लोग को स्वतंत्र भारत करना है। मतलब अपना आइडिया, अपना पर्सनल इश्यूज को छोड़ के हमें हमारे देश को आजादी कर दिलाना है। देश आजाद हो जाएगा तो सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। और लेकिन यहां पे हमारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो बंद हो जाता है। कारण ये है क्योंकि चौरी चौरा में एक बहुत भारी क्लैश हो जाता है। किसके साथ हो जाता है, पुलिस के साथ। पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया जाता है और बहुत भारी मात्रा में, ठीक है, लोग पुलिस पे अटैक करके उनको मारते हैं। तो ये क्लैश बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके वजह से गांधी जी को मजबूरन क्या करना पड़ता है, कॉलिंग ऑफ व्हाट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या करना पड़ जाता है, गांधी जी को बंद कर जाना पड़ता है मजबूरी में आके, क्योंकि क्लासेस क्या हो गए थे बच्चा लोग, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। गॉट इट। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सिविल डिसोबीडियंस के टुवर्ड्स। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस से पहले, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, ध्यान से देखिए, 1921 में शुरू हुआ और 1922 में खत्म हो गया। और उसके बाद जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, शॉर्ट में हम इसको सीडीएम बोल सकते हैं। तो सीडीएम जो था हमारा 1930 में शुरू हुआ था। अब देखोगे इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में करीब 8 इयर्स का गैपिंग है बच्चा लोग। इस 8 इयर्स में क्या क्या हुआ वो हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ चलेंगे। तो देखिए इस बड़े टाइम पीरियड के गैप में इस समय क्या किया जा रहा था, लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था एक दूसरा अनदर बड़े पैमाने का स्ट्रगल करने के लिए। क्योंकि हमेशा लोग क्या कर रहे थे कि नॉन वायलेंस से आंदोलन किया जा रहा था और लोग करने लग रहे थे वायलेंस। तो इस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो इस समय लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। उसी समय एक और चीज़ होती है, हमारा पॉलिटिकल थोड़ा सा चेंजेस आता है, क्या कि एक नया स्वराज पार्टी बनता है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ये मिलकर स्वराज पार्टी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका क्या नाम था कि अब तो आंदोलन कर नहीं रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं, तो चलिए इलेक्शन में ही लड़ लेते हैं, पार्टी बना के इलेक्शन ही लड़ लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ तो पावर आएगा हमारे पास, हमारे हाथ में, ब्रिटिशर्स के काउंसिल में। तो इसीलिए इन लोग सीआर दास और मोतीलाल नेहरू मिलके स्वराज पार्टी बनाते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इस समय एक और दो बहुत बड़ी चीजें हुई, बहुत बड़ा चीज हुआ। वो क्या था? वो था बच्चा लोग, एक था कि हमारे देश में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया और दूसरा साइमन कमीशन। देखिए पहले हम इकोनॉमिक डिप्रेशन का बात करते हैं। इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब समझिए, इकोनॉमिक वर्ड आ जाए तो समझ लेना क्या पैसा का बात हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था का बात हो रहा है। तो हमारा आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से डमाडोल हो चुका था। क्या हो गए थे कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो है वो बहुत तेजी से गिर चुके थे। मतलब जो किसान जो प्रोड्यूस कर रहे थे प्रोडक्ट, वो उनके प्राइसेस बहुत कम हो चुके थे। अब सपोज दैट आप अपने पे एग्जांपल लेके देखो कि अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट उपजा रहे हो, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, और आपको 70 रुपया टैक्स देना है, ठीक है, या 50 रुपया टैक्स देना है, उसका 50% आपको सपोज दैट की टैक्स देना है। लेकिन अब जो आप 100 रुपये का उपजाए थे उसका दाम आ गया 40 रुपया, 35 रुपया, 30 रुपया, और आपको जो दाम है वो 30 रुपये का दाम देना पड़ रहा है। और मतलब आपको मिल रहा है अपने 100 रुपये के प्रोडक्ट का, और उसमें से आपको 50 रुपये टैक्स ही देना है। मतलब जितना आपको टैक्स देना है उतना भी आपको प्राइस नहीं मिल रहा है। तो मतलब आप कंप्लीटली क्या में है? लॉस में है। यही सारा परेशानी उस समय हमारे देश के किसानों के साथ हो रहा था।
बात करते हैं कंट्रीज, मतलब जो गांव का वाला रीजन था, कंट्री साइड था, वो बहुत ज़्यादा टर्मोल, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, उथल पुथल में थे, है ना। यहाँ तक कि वो अपना हार्वेस्ट, जो अपना फसल था, उसको बेच नहीं पा रहे थे और अपना रेवेन्यू भी, अपना टैक्स भी पे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो उनका जो टैक्स रेवेन्यू था वो उनके प्राइजेस से ज़्यादा था। आगे बात करते हैं, इसी समय वहाँ का टोरी गवर्नमेंट, ब्रिटेन में टोरी गवर्नमेंट जो होता है बच्चा लोग, ये टोरी गवर्नमेंट हमारे इंडिया के नए कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट करता है। जैसे हमारे लोग डिमांड करने लगते हैं कि हमारे लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं वो हमारे लिए सही नहीं है, तो हमारे नियम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए, उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए टोरी गवर्नमेंट जो है ब्रिटेन की, कहाँ की, ब्रिटेन की जो टोरी गवर्नमेंट होती है वो नया स्टैट्यूटरी कमीशन को लाती है, जिसको नाम दिया जाता है साइमन कमीशन, क्योंकि इस कमीशन को किसके अंदर मतलब किसका जिम्मा किसको दिया गया था, सर जॉन साइमन को। इस स्टैट्यूटरी कमीशन को जिम्मा दिया गया था सर जॉन साइमन को, इसीलिए इसको साइमन कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के लिए भेजा गया था इंडिया में। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि इस जो साइमन कमीशन का जो मेंबर्स थे उसमें देयर वेर नो इंडियन, क्या बच्चा लोग, नो इंडियन, कोई इंडियन नहीं थे उसमें। ये इसी बात का हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा खुनश था, जिसकी वजह से जब वो आया तो उसको ऐसे स्लोगन से स्वागत किया गया, गो बैक साइमन, साइमन तुम वापस जाओ, तुम्हारा कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हमारे देश का हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ही लोग नहीं होंगे तो वो नियम जो होगा वो उनकी मर्जी से होगा, हमारे मर्जी से कभी नहीं होगा, तो हमारी जो परेशानियां हैं वो नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो दैट्स वाई इनको जो साइमन कमीशन जब आया तो इसको गो बैक साइमन के नारे से वापस भगाया गया, स्वागत किया गया कि गो बैक साइमन। आगे बात करते हैं, अब देखो क्या था कि जब हमारे लोग जब आंदोलन कर रहे थे इसके लिए, साइमन को वापस भेजने के लिए, तो अब सरकार जो है इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को बोलती है कि हम लोग को डोमेन स्टेटस का ऑफर देती है, ठीक है। एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आके बैठिए और हम आपको डोमेन स्टेटस दे देंगे। डोमेन स्टेटस का मतलब क्या कि आप अपना लोकल गवर्नमेंट अपने से चलाइए, लेकिन आपका जो मालिक हम रहेंगे, आप अपना गवर्नेंस खुद से कीजिए और मालिक हम रहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे पर्टिकुलर एक स्कूल का एग्जांपल ले लो, एक स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं वो अपना सब चीज़ अपने से चलाते हैं, लेकिन मालिकाना हक किसके पास होता है, डायरेक्टर के पास होता है। वही उसी तरीके से ब्रिटेन हम लोग को डोमेन ऑफर दिया कि तुम लोग अपना लोकल गवर्नमेंट खुद से चलाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको हमारे अंडर रहना पड़ेगा। ये था डोमेन स्टेटस, ठीक है। तो कुछ लोग तो जो पुराने लीडर्स थे, जो बूढ़े लीडर थे, उन लोगों को लगा कि अरे वाह ये बहुत अच्छा ऑफर है। लेकिन हमारे जो यंग लीडर्स थे, जैसे यंग और रेडिकल लीडर्स जो बदलाव लाना ही चाहते थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन लोग दोनों इस चीज़ से सर्टिफाइड नहीं थे। इन लोग का डिमांड था कि नहीं भाई, हमको चाहिए तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ऐसा आधा अधूरा छोटा मोटा ऑफर से हम मानने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए लाहौर कांग्रेस होता है, लाहौर कांग्रेस सीजन होता है 1929 में, और इन लोग बेसिकली उस समय यही एक ही चीज डिमांड करते हैं, क्या बच्चा लोग, वो था पूर्ण स्वराज, कि हम लोग ये छोटा मोटा ऑफर से मानने वाले नहीं है, हम लोग को चाहिए तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, यही चीज जब चल रही होती है तो फिर यहाँ पे आता है हमारा एंट्री होता है हमारे फेमस सॉल्ट मार्च का, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था, ठीक है। तो सोच के देखो कि जिस तरीके से मैं बताया कि नमक बनाने के लिए 240 मील चलना एक बहुत बड़ी बात है, तो कैसे क्या हुआ था, कहानी सुनो, देखो ध्यान से सुनो। अब बात करते हैं सॉल्ट मार्च के बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड का बात करते हैं तो हमारे जो महात्मा गांधी हैं वो क्या करते हैं कि 31 जनवरी 1930, देखो ये 1929 के जस्ट बाद की बात है, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी एक लेटर भेजते हैं। जो उस समय का हाईएस्ट इंडियन पोस्ट था वो था वाइसरॉय, ठीक है, वाइसरॉय, और इसका नाम था लॉर्ड इरविन। तो जो लॉर्ड इरविन जो इंडिया का वाइसरॉय था, तो उसको ये लेटर भेजते हैं, ठीक है। लेटर में 11 डिमांड रखते हैं, ठीक है, कितना डिमांड रखते हैं, 11 डिमांड रखते हैं, और उसमें लेटर के साथ वो अल्टीमेटम भी देते हैं। अल्टीमेटम मतलब कि उसको टारगेट देते हैं कि हाँ इरविन, यू हैव टू कंप्लीट माय डिमांड्स अप टू 11 मार्च। 11 मार्च तक जो मैंने आपको डिमांड दिया है वो पूरा हो जाना चाहिए। उस डिमांड में अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग लोगों के अलग अलग डिमांड्स होते हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रोमिनेंट डिमांड क्या होता है, नमक पे लगा हुआ टैक्स, ठीक है, नमक पे लगा हुआ टैक्स। तो अब आपका सवाल होगा कि सर नमक को ही इतना ज्यादा प्रोमिनेंट, इतना ज्यादा डिमांडिंग क्यों रखा गया। तो नमक ऐसा इसलिए था बच्चा लोग, नमक ऐसा चीज था जो कि हर लोगों के द्वारा, हर अमीर गरीब, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, नमक एक ऐसा चीज है जो हर घर में इस्तेमाल होता है और हर लोगों द्वारा यूज किया जाता है। तो इससे गांधी जी सारे लोगों का सेंटिमेंट को जोड़ना चाहते थे, भावनाओं को जोड़ना चाहते थे कि इसको लेकर अगर हम आंदोलन करेंगे तो सारे लोग हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जब गांधी जी लेटर भेजे इरविन को,
तो इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, वो नहीं चाह रहा था, उसको लगा गया है ये जो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहता है, कोई बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला कि अच्छा अब बताता हूं मैं, अब तुम्हारी औकात दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि गांधी जी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च शुरू किया। अपने साबरमती आश्रम से निकलते हैं 78 अपने लॉयल फॉलोअर्स के साथ, 78 लॉयल फॉलोअर्स के साथ। लॉयल फॉलोअर्स होना जो बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर साथ छोड़ दिए तो, है ना, इसीलिए 78 लॉयल फॉलोअर्स के साथ ये निकलते हैं। और इनको चलना रहता है, साबरमती से डांडी जाना रहता है, तो 240 मील का ये डिस्टेंस होता है। और इसको ये टारगेट बनाते हैं कि हम 24 दिन में चलेंगे, मतलब कि पर डे कितना हो गया, 10 मील, ठीक है। 10 मील का जो डिस्टेंस है, 10 माइल्स का डिस्टेंस जो है, ये पर डे टारगेट रखते हैं। और हर जगह जाते हैं, हर 10 मील चलने के बाद रुकते हैं, जगह जगह पे लोग इनके साथ जुड़ना शुरू करते हैं। जुड़ते 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 चले थे 78 लोगों के साथ, और वहां पहुंचते पहुंचते हजारों लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं दांडी मार्च में। फाइनली 6 अप्रैल को उन लोग दांडी पहुंचते हैं और बहुत व्यवस्थित तरीके से नमक के लॉ को तोड़ते हैं और खुद से नमक बनाते हैं। और ये धमाका फोड़ देते हैं ब्रिटिशर्स के लिए, एक दिखा देते हैं कि हाँ अब जो है हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। ये लाइक ऐसे था कि सोचो कि अपने ही देश में, अपने ही समुद्र का नमक हमको पैसा दे के लेना पड़ रहा है, उस पर टैक्स भी लग रहा है, ठीक है। मतलब जो चीज़ हमारे लिए कंप्लीटली फ्री होनी चाहिए उस पर हम लोग को टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही जो है, यही जो मोमेंट था, यही हमारा जो सॉल्ट मार्च था बच्चा लोग, यही शुरुआत कर देता है हमारे देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। और दिस इज मार्क एज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। याद रखना, मैप वर्क में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि विच प्लेस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कौन सा प्लेस मार्क किया, दांडी, तो दांडी मार्क कर देना है। मैंने आपको बताया है गुजरात वाले मैप में, यहाँ पॉइंट पे, यहाँ पे इस तरीके से दांडी होता है, तो आपको मार्क कर देना है, ठीक है। ये सब चीज याद रखना है, ये मैप वर्क में आता है क्योंकि क्वेश्चन घुमावदार होता है। चलिए शुरू करते हैं हमारा सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ध्यान से सुनिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। क्या है कि हाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हाँ, अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है कि नॉन कोऑपरेशन में अलग क्या था और सिविल डिसोबीडियंस में अलग क्या था। तो गांधी जी इस बार बोले कि नहीं, इस बार हम लोग कंबाइंड मूवमेंट करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भी आइडिया को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के आइडिया में जोड़ के रखेंगे। क्या करेंगे कि इस बार हम लोग को कोऑपरेशन से रिफ्यूज तो करना ही है, प्लस हम लोग को इनका कॉलोनियल लॉज को भी क्या कर देना है, तोड़ देना है। कॉलोनियल लॉज को, जो भी ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए नियम और कानून बनाए हैं, उन कानूनों को क्या कर देना है, तोड़ देना है। जैसे मूवीज वगैरह में सुने होंगे कि कानून को हाथ में लेना है, हाँ, तो वही वाला बात कि कानून को हाथ में ले लेना है, ठीक है। क्या हुआ था, ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट वाज डन इन डिफरेंट पार्ट्स। अब गांधी जी को एक जगह पे, जब ये नमक वाला आंदोलन के बारे में पूरे देश में फैला, तो जगह जगह पे लोग नमक बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। फॉरेन क्लॉथ्स को बाइकआउट करना शुरू कर दिए, लिकर शॉप्स को वापस से बंद कर दिया गया, दारू की सारी दुकानें बंद करा दी गई, ठीक है। पीजेंट जो है वो रेवेन्यू देने से मना कर दिए, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिए, और साथ में फॉरेस्ट लॉ को भी तोड़ दिए। मतलब जो फॉरेस्ट लॉ लगाया था कि फॉरेस्ट में, सोचो अपने ही जंगल में, उनको अपने ही घर में जाने से मना कर दिया गया था ट्राइबल लोगों को, तो ये सारे लोग ये सारा नियम को तोड़ दिए और जंगल में जाएं, खूब अपने गाय भैंस को लेके चरवाएं, अपना रहें, अपना फॉर्डर, ये सारी चीजें कलेक्ट करना शुरू कर दिए। मतलब नियम जो ब्रिटिशर्स के बनाया गया नियम था, उसकी धज्जियां उड़ा के रख दिए लोग, ठीक है। और ये शुरुआत कहां से हुआ था, हमारे सॉल्ट मार्च से, ठीक है। अब सोचो कि अगर इतना सारा नियम तोड़ा जाएगा तो क्या कॉलोनियल गवर्नमेंट चुप बैठेगी, नहीं बैठेगी। उसका रिएक्शन सुनिए, उसका रिएक्शन क्या था कि इसने देखा कि शुरू से लोग जानते थे कि जो हमारा इंडियन लोग हैं, वो उनके पास एबिलिटी, उनका सा कैसे बढ़ता है, उन लोग इतना भावुक कैसे होते हैं, लीडर्स के वजह से। लीडर्स उनको मोटिवेट करते हैं, तो उनसे वो प्रभावित हो जाते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आंदोलन के लिए मान जाते हैं। तो पहले शुरू से उन लोग यही दिमाग लगाया कि सारे लीडर्स को क्या करो, अरेस्ट करो। तो सारे लीडर्स को, कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे उसमें प्रोमिनेंट उस समय थे अब्दुल गाफर खान, ठीक है। अब जैसे अरेस्ट किया, ठीक है, तो प्रोटेस्टर्स ने वायलेंस पे उतर आए। मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, जो आंदोलन कर रहे थे, वो पहले नॉन वायलेंसली कर रहे थे, लेकिन जब अरेस्ट हो गया उनके लीडर्स, तो वायलेंट पे उतर आए। अब जगह जगह पे वायलेंट होने लगा, ठीक है। और महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो इन दोनों बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर को अरेस्ट किया गया, तो सारे लोग भड़क गए और वायलेंस पे उतर आए। वायलेंस में जब उतर आए तो ब्रिटिशर्स ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे इंडियन लोगों को, ठीक है। उन लोगों ने ब्रूटल रिप्रेशन किया, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को मारा पीटा, यहाँ तक कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा, बच्चे औरतें सबको नाक रगड़वाया, ठीक है, सलामी दिलवाया। बहुत ज्यादा हमारे साथ, हमारे इंडियंस लोगों के साथ अत्याचार किया गया था उस समय, ठीक है।
अब ये जब इतना सारा चीज हो रहा था तो गांधी जी को लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, हमारे लोगों को, बेकसूर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। तो फिर वो कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट साइन करने के लिए। गांधी और इरविन जो है आपस में समझौता करते हैं और कहते हैं, गांधी जी ठीक है बोलते हैं कि ठीक है चलिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि कहाँ होगा, लंदन में। ठीक है, कहाँ होगा बच्चा लोग, लंदन में। हम आपके साथ चलेंगे, बस हमारी शर्त ये है, गांधी इरविन पैक्ट याद रखना, गांधी इरविन पैक्ट, कि गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है आप जो है हमारे लोगों को रिहा कर दीजिए, छोड़ दीजिए जिनको आपने जेल में डाला है, बदले में हम नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद से वो जाते हैं इस बात को डील करने के लिए वो लंदन जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, लेकिन वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आते हैं तो देखते हैं कि जो वादा किया था ब्रिटिशर्स ने वो पूरा नहीं करते हैं। जैसे बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स को जेल में डाल दिए थे, उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीका लगाना शुरू कर दिया था। तो गांधी जी जो है बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, और वापस से लंदन से आने के बाद सिविल डिसोबीडियंस को मूवमेंट को जो उसने बंद किया था उसको वापस से क्या कर देते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए अब जब रीस्टार्ट था, मतलब जब मूवमेंट चल रहा था आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उसमें जो लोग पहले ही वाले में जो लोग अलग अलग पार्टिसिपेट किए थे उनका अलग अलग ये था, अलग अलग मतलब था, कौन लोग पार्टिसिपेट किए, कैसे किए, क्यों किए, और उनके लिए मतलब स्वराज का मतलब, जैसे स्वराज का मतलब इंडिपेंडेंस है, लेकिन उन पर्टिकुलर लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या था। तो बात करते हैं पहला हु, तो कंट्री साइड में रिच पीजेंट्स किए, पुअर पीजेंट्स किए, औरतें की, ठीक है, टाउन्स और सिटीज में मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज किए और वर्कर्स किए। ठीक है, हाउ कैसे किए, तो अलग अलग तरीके से किए, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो मैं बताता हूं पहले। ठीक है, हु समझ में आ गया कौन कौन किए। अब चलिए हाउ बताते हैं। तो देखो रिच पीजेंट्स ने कैसे किया, तो दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू पे रेवेन्यू डिमांडेड द गवर्नमेंट। ठीक है, द गवर्नमेंट आल्सो रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यू। रिच पीजेंट्स वेर एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जो रिच पीजेंट्स थे उन लोग के जो टैक्सेस बढ़ चुके थे वो उन लोग देने के हाल में नहीं थे, तो इनका डिमांड था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, मतलब कि हमारे टैक्सेस क्या कर दिए जाएं, कम कर दिए जाएं। ठीक है, और इन लोग बहुत उत्साहित तरीके से रिच पीजेंट जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पूरे उत्साह के साथ सपोर्ट कर रहे थे, यही उम्मीद में कि हमारा टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो ये उम्मीद में नहीं थे कि हम लोग स्वराज हासिल करना है, हमारे देश को आजाद करना है, बस ये उम्मीद में थे कि हमारा टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बाद में इस चीज के लिए डेवलपमेंट किया गया, इस चीज को डेवलप किया गया और जो है इनके डिमांड्स को रखा गया, क्योंकि इन लोग आंदोलन में सपोर्ट भी कर रहे थे और साथ में फाइनेंशियल फंड्स भी देते थे। आगे बात करते हैं पुअर पीजेंट्स का, बात करते हैं ये गरीब लोग। इन लोग भी चाहते थे कि हमारा रेवेन्यू का डिमांड कम हो जाए, लेकिन साथ में ये भी चाहते थे कि जो लैंडलॉर्ड्स को जो हम रेंट देते थे वो ना दे। लैंडलॉर्ड्स को मतलब इनका दो डिमांड हो गया, एक कि हमारा रेवेन्यू कम हो जाए और दो कि जो हम लैंडलॉर्ड्स को जो जमीन का रेंट देते हैं वो भी कम हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को कांग्रेस जो है उतना ज्यादा कांग्रेस इसको मतलब इस चीज को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है, अनविलिंग टू सपोर्ट द रेंट कंपेन्स, क्योंकि अगर ऐसा करती कांग्रेस तो फिर रिच पीजेंट जो था वो बुरा मान जाते, ऐसा बोलते कि भाई हमारा एक ही डिमांड पूरा हो रहा है और इनका दो दो डिमांड पूरा हो रहा है। दैट्स वाई जो रेंट ना देने वाला जो डिमांड था उसको उतना ज्यादा कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करती है। अब बात करते हैं वुमेन्स को, लास्ट में जानेंगे, पहले टाउन्स एंड सिटीज के लोगों को। गांव में देख लिए, गांव में हम लोगों ने देखा रिच और पुअर पीजेंट्स। अब गांव शहर में देखते हैं, शहर में मर्चेंट्स और इंडस्ट्रीज। तो क्या था कि जब लड़ाई हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उस समय बहुत सारा सब बेच के ब्रिटिशर से प्रोडक्ट बेच के बहुत सारे इंडस्ट्रीज लोग अमीर हो गए थे। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जीडी बिरला, ये सब लोग अमीर हो गए थे। तो उन लोग चाह रहे थे कि अब हमारा बिजनेस जो है बड़े पैमाने पे हो, एक्सटेंड हो, हम देश से बाहर भी बिजनेस कर सके। और इस बिजनेस में रुकावट कौन ला रहे थे, ब्रिटिशर्स। वो बहुत सारी चीजें करते हैं, इसीलिए फीसी बनाया जाता है 1927 में। ठीक है, FICCI ये बनाया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंडियन इंडस्ट्रीज बनाया जाता है, ताकि इनके डिमांड्स को पूरा किया जा सके और इन पे जो लगाए जाने वाले रोक हैं, इनके बिजनेस को एक्सपेंड करने में रोक लगा हुआ है, वो रोक कंट्रोल किया जाए। ठीक है, जिसमें ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास और जीडी बिरला, ये सब लोग जो हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं और इस आंदोलन में फाइनेंशियल फंड्स भी प्रोवाइड करते हैं, इस आंदोलन को फंडिंग भी करते हैं। आगे बात करते हैं, लेकिन इसका एस्पिरेशन और कंसर्न आगे चल के बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि जो इंडिया में जो यंग लीडर्स थे उन लोग सोशलिज्म की भावना को प्रमोट कर रहे थे, सोशलिज्म को। तो मतलब इनका जो लगता है कि यार हम जो टैक्स कम करवाने के चक्कर में हैं, टैक्स ना देने के चक्कर में हैं, वो अगर सोशलिज्म आ जाएगा हमारे देश में तो घुमा फिरा के तो वही टैक्स हमको टैक्स देना ही पड़ जाएगा। तो सोशलिज्म मतलब क्या कि समाज का पैसा समाज कंट्रोल करेगा। यही चीज़ क्लास 9 में पढ़े होंगे पिछले जन्म में। तो यही चीज़ है कि हाँ, लगातार बोल रहे हैं।
हाँ, तो क्लास 9 में हम लोग पढ़े होंगे कि सोशलिज्म का मतलब कि समाज का पैसा समाज कंट्रोल करेगा, जब मतलब कि इनको जब इंडिया आजाद हो जाएगा फिर भी इनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए दूसरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये उतना ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनकी जो डिमांड थी वो घुमा फिरा के वही हो जाता, इधर ब्रिटिश को टैक्स देना पड़ रहा है और फिर अगर नहीं ब्रिटिश को देना पड़ेगा तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। दैट्स वाई आगे चल के इतना। लेकिन वर्कर्स जो थे, वर्कर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वर्कर्स बहुत सारे जगह पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ पे बच्चा लोग, ये नागपुर वाले रीजन में बस पार्टिसिपेट करते हैं। इनका डिमांड ये था, क्योंकि इनको ब्रिटिशर से प्रॉब्लम नहीं था, इनको इंडियन से ही प्रॉब्लम था, कि इनका डिमांड यही था कि हमारे सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाए, हमारे वेजेस को ठीक कर दिया जाए, मतलब वही सैलरी वेजेस बात बराबर है, और हमारे वर्किंग कंडीशन को ठीक कर दिया जाए, वर्किंग आवर को कम कर दिया जाए। और ये किसके हाथ में था? हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज के हाथ में। तो इसीलिए वर्कर्स को उतना ज़्यादा कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर वर्कर्स को सपोर्ट करती तो जो इंडियन इंडस्ट्रीज थे बड़े बड़े जो पैसा दे रहे थे आंदोलन में, वो क्या हो जाते, बुरा मान जाते, वो रोक और वो पैसा देना बंद कर देते। इसीलिए वर्कर्स को उतना ज़्यादा सपोर्ट कांग्रेस नहीं करती है। तो यही था बच्चा लोग कि किस तरीके से पार्टिसिपेंट्स ने कौन थे, कैसे और क्यों किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, और उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, सब लोगों के लिए अलग। हाँ, लास्टली बच गया हमारे वुमेन्स के बारे में। तो वुमेन्स क्या थी बच्चे लोग, ये लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेट कर रही थी। जब सॉल्ट मार्च चल रहा था उसी समय से ये पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दी थी। इन लोगों ने प्रोटेस्ट में, मार्चेज में सॉल्ट भी बनाए एंड पिकेट फॉरेन दुकानों को, जो विदेशी कपड़ा बेचते थे उन दुकानों को बंद कराने में भी हेल्प किया, दारू के दुकानों को भी बंद करवा दिया। और वो चाहते थे कि हम अपने देश को एज अ सर्विस दें, एज अ स्टेट ड्यूटी हमारा कि हम अपने देश को सर्विस दें। लेकिन इन लोग भी काफ़ी अपना एस्पिरेशन था, ये चाहते थे कि हमें भी पॉलिटिकल राइट्स मिले, पॉलिटिकल हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में हमें भी मौका मिले। लेकिन गांधी जी को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिया गया था कि इनको बताएं कि तुम लोग जो हो, तुम लोग अच्छी वाइफ बन के रहो, अच्छी माँ बन के रहो, घर में रहो, घर अच्छे से संभालो, तुमको इंडियन पॉलिटिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है। सबका अपना अपना चाहत था, सबका अपना अपना डिमांड था, जिस तरीके से इस मोमेंट में अलग अलग लोग पार्टिसिपेट किए। आगे बात करते हैं हम लोग, क्या थे इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लिमिट्स, क्या थी, क्या चीज़ें इस आंदोलन को रोक रही थी, क्या चीज़ें इस आंदोलन में रुकावट ला रही थी, परेशानियां ला रही थी। वो था हमारा, एक था कास्ट इशूज और दूसरा था बच्चा लोग रिलीजियस इशूज। अब देखो क्या था, कास्ट इशूज को पहले समझते हैं। तो देखो हमारे समाज में अनटचेबल्स थे, हिंदी में उनको अछूत बोलते हैं, और ये अपने आप को अछूत बोलते थे, ठीक है। तो गांधी जी ने और जो बहुत सारे थे सनातनीस थे, हिंदू सनातनीस, हाई क्लास हिंदू, वो इनके साथ आंदोलन करना नहीं चाहते थे। इनको अलग, इनके साथ अलग रिप्रेशन चल रहा था। इनको ना मंदिरों में घुसने दिया जाता था, ना स्कूलों में पढ़ने दिया जाता था, ना किसी भी तरीके का रिलीजियस फेस्टिवल में इनको इंक्लूड करने दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि माना जाता था कि इन लोग अनटचेबल्स हैं, इन लोग अछूत हैं, इन लोग में हम लोग को टच नहीं होना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसमें कांग्रेस का व्यू पॉइंट क्या था कि इन लोगों को जोड़ना है। तो इसमें गांधी जी ने बहुत अहम भूमिका निभाया। क्या वो खुद भी जाके टॉयलेट साफ करते हैं, बांगी का काम करते हैं, और ताकि लोग एक साथ जुड़े। लेकिन अब क्या होता है कि, और इन लोग को गांधी जी बोलते हैं कि ये हरिजन है, ये अनटचेबल्स अछूत नहीं है, ये हरिजन है। हरिजन मीन्स हरि के जन, मतलब भगवान के बच्चे हैं ये। इनको ऐसे हरिजन बोलना शुरू कर दिए, और साथ में इन लोग को एक मोटिवेट करने के लिए, सारे लोगों को मोबिलाइज करने के लिए गांधी जी ने खुद जाके टॉयलेट साफ किया और भांगी का काम किया, ताकि दिखाए कि ये भी अलग नहीं है, ये भी हमारे जैसे ही लोग हैं, ठीक है। लेकिन अब इन लोग क्या करने लगे, इन लोग डिमांड करने लगे सेपरेट इलेक्टोरेट का, ठीक है, रिजर्व सीट। जैसे मान के चलो ये ऐसा पॉइंट है हमारा इंडिया का नीचे वाला पॉइंट, तो अब क्या कर रहे हैं कि ये इतना पर्टिकुलर प्लेस को बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे सिर्फ जो है दलित या फिर अनटचेबल्स का ही राज होगा, ये पर्टिकुलर प्लेस पे। जैसे आज सेपरेट इलेक्टोरेट का एग्जांपल आप देख सकते हो, हमारा पाकिस्तान ने सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड किया था और हासिल कर भी लिया, तो आज अलग है, अपना सब चीज़ अलग है, वहाँ पे मुस्लिम लीडर ही रहता है। उसी तरीके से ये कह रहे थे कि यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी प्लेस है, जहाँ पे भी ये डिमांड कर रहे थे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दलित का ही राज चलेगा। तो ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या, गांधी जी चाह रहे थे कि हम सब सबको जोड़ रहे हैं, और इन लोग क्या कर रहा है, अपने आप को अलग कर रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अम्बेडकर वर्सेस महात्मा गांधी जो होता है, वो लड़ाई वाला वर्सेस नहीं, यहाँ पे हो जाता है कि इन लोग अलग अलग डिमांड। अम्बेडकर जो डिमांड कर रहे थे, अम्बेडकर जी क्या किए, दलित को एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में बना दिए और डिमांड करने लगे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, ठीक है। तो अब ये जो डिमांड रखा गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो यही आदत ही था, लक्षण ही यही था कि भाई डिवाइड एंड रूल, इन लोग को आपस में तोड़ो और इन लोग पे क्या करो, राज करो, इन लोग को आपस में तोड़ो और इन लोग पे राज करो। तो इसीलिए फिर क्या होता है कि गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, मैं मर जाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वो फास्ट पे चले जाता है, फास्ट ऑन टू डेथ ऐसा वर्ड आ जाता है गाइस, ठीक है। फास्ट पे चले जाते हैं कि भूख हड़ताल पे चले जाते हैं कि जब तक ये एक्ट खत्म नहीं होगा, मतलब जैसे जब तक ये डिमांड खत्म नहीं होगा
तब तक हम भूखे रहेंगे, ठीक है। तो फिर फाइनली नेगोशिएशन के बाद जो है इनके बीच में पूना पैक्ट साइन होता है। किसके बीच में? अंबेडकर के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है, ठीक है। और पूना पैक्ट के तहत इन लोग को एक सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं, लेकिन काउंसिल इलेक्शन में रिजर्व सीट दे दिए जाते हैं और बहुत सारे चीजों में रिजर्वेशन। आज भी देखोगे कि इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है SC ST वालों को, है ना, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वालों को, ठीक है। और ये सितंबर 1932 में होता है। अगला था बच्चा लोग हमारा रिलीजियस इश्यूज। रिलीजियस इश्यूज में देखिए क्या था प्रॉब्लम, हिंदू और मुस्लिम। अब देखो जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको मुस्लिम्स के बारे में खिलाफत इशू के में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शुरू में बताया था, उसके बाद अभी तक मुस्लिम का जिक्र नहीं हुआ है। तो इसके वजह से मुस्लिम लोग, ये जो हमारा आंदोलन हो रहा था वो बहुत ज्यादा हिंदूवादी टाइप का हो रहा था, जिसकी वजह से मुस्लिम लोग जो थे वो बहुत ज्यादा एलिनिएटेड फील कर रहे थे, मतलब अलग अलग खफा खफा फील कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कांग्रेस कम टू बी विजिबल एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशन, मतलब दिखने लगा कि हिंदूवादी देश बन रहा है, हिंदूवादी सारा आंदोलन हो रहा है, सब चीज हिंदुओं को लेकर बन रहा है। जैसे हिंदू महासभा भी बन रहे थे, बनाए MR जयशंकर हिंदू महासभा जैसा पार्टी बनाए, ठीक है। और इसीलिए उस समय मुस्लिम लीग भी बना, तो अलग हो गए इन लोग, मतलब एक हिंदू और मुस्लिम को डिफरेंशिएशंस दिखने लगे, तो मुस्लिम लोगों ने अपना अलग पार्टी बना लिया, मुस्लिम लीग। तो रिलीजियस प्रोसेशंस, अब इसमें क्या होने लगा कि जब भी रिलीजियस प्रोसेशंस होते थे, मतलब जैसे रैलियां वगैरह निकालते हैं हम लोग दुर्गा पूजा में या फिर रामनवमी वगैरह में, ऐसे ऐसे रिलीजियस प्रोसेशन दोनों अपना करवाने लगे और रिलीजियस प्रोसेशन में हथियारों के साथ करवाने लगे और आपस में जगह जगह पे हिंदू मुस्लिम कॉम्युनल क्लासेस होने लगे, जगह जगह पे दंगा होने लगा, दंगा फसाद होने लगा। और इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस क्या हो गए, जो आपस में जो दूरियां थी वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गए, एक दूसरे के ये दुश्मन बन गए, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें इंडिविजुअल्स कौन कौन थे, मतलब जो बहुत ज्यादा एक दूसरे से अपोजिट थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग बनाए थे और MR जयशंकर हिंदू महासभा बनाए थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये भी सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड कर रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट का, लेकिन नेगोशिएशन ओवर द डिमांड ऑफ रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड द रिप्रेजेंटेशन इन बंगाल एंड पंजाब। और बंगाल और पंजाब, ये बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि बंगाल और पंजाब वाले रीजन में हमारा ही दबदबा रहे, हमारा ही खाली मुस्लिम लीडर वहां पे बने। तो इस चीज को ये MR जयकर जो थे मना कर देते कि नहीं नहीं, इसका कोई बात नहीं मानेंगे और कोई नेगोशिएशन इसके साथ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से दूरियां और हिंदू और मुस्लिम के बीच में दूरियां क्या हो जाती है बच्चा लोग, और ज्यादा बढ़ जाती हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, ये थे हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रुकावट के कारण ये क्या क्या लिमिट्स थे, क्या क्या किसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में परेशानियां हो रही थी। आगे बात करते हैं वन ऑफ आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। किस तरीके से लोगों के अंदर एकजुटता की भावना लेके आई जाने लगी, जैसे कि यूरोप वगैरह में, फ्रांस वगैरह में किया गया था। फ्रांस वाला आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में कि फ्लैग बनाए गए थे, नेशनल असेंबली बनाया गया था, मार्टर्स को कमेमोरेट किया गया था, जो शहीद हो गए थे उनको श्रद्धांजलि दिया गया था, नए नए तरीके के हम्स लिखे गए थे, एक कॉमन वेट एंड मेजरमेंट का तरीका लाया गया था। उसी तरीके से हमारे देश में क्या क्या होता है, सारे लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग को अचीव करने के लिए कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। नेशन टू नेशनलिज्म कैसे अचीव करेंगे वो देखिए। तो अचीव पार्शली थ्रू द यूनाइटेड स्ट्रगल्स एंड पार्शली थ्रू द कल्चरल प्रोसेस। हमारे देश में ये कैसे हुआ, यूनाइटेड स्ट्रगल मतलब एकजुट होकर जो हम लोगों ने आंदोलन किया वो, और हमारे कल्चर ने बहुत बहुत अहम भूमिका निभाई है हमारे लोगों को एकजुट करने में। सबसे पहला आता है हिस्ट्री, फिक्शन, फोल्कलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड पार्ट ऑफ मेकिंग द नेशनलिज्म। ये सारा हमारा इतिहास, हमारी जो कहानियां हैं पूर्वजों की और जो बहुत सारे गाने हैं, ये सारे चीजों की वजह से हमारे देश में नेशनलिज्म की भावना आई, ठीक है। इंडिया को एज अ इमेज ऑफ भारत माता के तौर पे विजुअलाइज किया जाने लगा। वंदे मातरम वाज रिटन बाय एज अ हाइम टू द मदरलैंड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, याद रखना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, बात बराबर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इन्होंने हमारे मातृभूमि के लिए एक गाना लिखा, ठीक है, हाइम लिखे जिसका नाम था वंदे मातरम। आज भी हम लोग आते हैं सुजलम सुफलम मलयज शीतलम वंदे मातरम, है ना, सस्य सामलम वंदे मातरम, बहुत सारी चीजें आते हैं। तो उसी तरीके से उस समय ये चीज लिखा गया। आगे बात करते हैं, अब हमारा आंदोलन किया गया हमारे इंडियन फोल्कलोर को, हमारा जो साहित्य था, हमारा पुरानी चीजें, ठीक है, अलग अलग जगह की कहानियां, उसको रिवाइव किया जाने लगा, जिसके लिए इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है रविंद्रनाथ टैगोर का और नतेशा शास्त्री का। नतेशा शास्त्री जो है द फोल्कलोर ऑफ साउथ इंडिया लिखते हैं, ये 4 वॉल्यूम का बुक होता है बच्चा लोग, जिसमें अलग अलग लोगों के, साउथ इंडिया के अलग अलग रीजन्स के अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां होती हैं, जिससे लोगों को क्या हो, एक मोटिवेशन हो और एक संतावना मिले कि हम लोग इतने अच्छे देश से हैं और हम लोग आज गुलाम बन चुके हैं। यूज ऑफ आइकन्स एंड सिंबल्स टू यूनिफाई पीपल, ठीक है, और आइकन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा लोगों को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। फ्लैग, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो है एक स्वराज फ्लैग बना था,
है ना, स्वराज फ्लैग, जिसमें याद होगा, जिसमें स्वराज फ्लैग में 8 प्रोविंसेस थे, 8 प्रोविंसेस के 8 लोटसेस दिखाए गए थे, ठीक है। और उसमें एक चांद था जो मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक सूरज था जो हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा था, और बीच में वंदे मातरम लिखा गया था जो कि हमारा डिवोशन डेडिकेट कर रहा था अपने मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के टुवर्ड्स, ठीक है। और लास्टली जो है क्या किया गया बच्चा लोग, लास्टली हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमारे हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया गया, उनको बताया गया कि हमारा जो ग्लोरियस टाइम था, डेवलपमेंट था, जैसे हम लोग को बताया गया कि ये सब जो गोरा लोग, ब्रिटिशर्स लोग जो हमारे देश में आया है, जब ये सब पत्ता लपेट के झिंगा लाला हु करता था, तब हमारे देश में इतिहास, बड़ा बड़ा इतिहास के कारी लोग फिलॉसफी लिख रहे थे, चरक संहिता जैसा साइंस को डेवलप कर चुके थे, हमारे यहाँ पे ऑपरेशन जैसी चीजें हो रही थी, जब इन लोग झिंगा लाला हु करता था। हमारा जो वेद व्यास है, इतने सारे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे जो वेद हैं, इस समय जब हमारे देश में वेद लिखे जा रहे थे, तब इन लोग जंगल में भाला से और ये से जानवर मार के खाते थे। तो इन लोग हमसे हमारा ग्लोरियस टाइम को बताया गया, दिखाया गया कि हम जितने अच्छे थे, है ना, उतने अच्छे भी नहीं हैं, हम चाहें तो हमारे पास से अपने सीख लेके और अपने प्रेजेंट को सुधार सकते हैं, है ना। इस तरीके से हमारे लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाने लगा, जिससे लोग एकजुट हो और अपने देश के प्रति ये लाए। फिर आखिरी में फिर जो गांधी जी हैं, ये जो अपना चरखा वाला भी डिजाइन लेके आते हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग, ये था हमारा वंदे मातरम वाला झंडा, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ये झंडा को लिया गया था। देखो ये सूरज, ये है चांद, ये हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 8 लोटसेस जो हैं, ये 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के। और ये थे हमारा वंदे मातरम, जो कि डेडिकेशन दिखा रहा है हमारे देश के प्रति, हमारे मातृभूमि के प्रति एक डेडिकेशन दिखा रहा है। लास्टली अगर इसमें बात किया जाए तो हमारा लास्टली छोटा सा टॉपिक बचता है बच्चा लोग, वो है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, देखो ये शुरू होता है 1942 में। कब शुरू होता है बच्चा लोग, 1942 में। क्या होता है कि लास्ट मेजर मूवमेंट था, इसमें हम लोग, हमारा डिमांड रहता है कि हमको ब्रिटिशर्स को कंप्लीटली तरीके से विड्रॉ कर देना है, एकदम कंप्लीटली भगा देना है, कोई ब्रिटिश का भी यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, कंप्लीटली इनको यहाँ से उठा के भगा देना है। तो क्या होता है बच्चा लोग, इस समय क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है, क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन क्या होता है कि स्टैनफोर्ड क्रिप्स होते हैं, वो आके हम लोग को वापस से ऑर्डर देते हैं, ऑफर देते हैं वर्ल्ड वार 2 के दौरान कि हम लोग क्या करेंगे कि हम आपको वापस से डोमिनेंस स्टेटस देंगे, आप अपना गवर्नमेंट वापस रूल कीजिए। तो इस बार हम लोग कोई इसका बात नहीं मानते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई, हमको चाहिए तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, इस बार तो तुम लोग को भगा के रखेंगे। क्योंकि वापस से तुम लोग सोचोगे कि वर्ल्ड वार 1 में जैसे किए वर्ल्ड वार 2 में कर दें, तो वैसा नहीं हो पाएगा। वर्ल्ड वार 1 में हम लोग को आप लोगों ने बेवकूफ बना दिया था, इस बार हम लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है, है ना। तो फिर क्या होता है, फाइनली ऑन 14 जुलाई 1942 कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो कि वर्धा में थी, वो पास करती है एक मूवमेंट जिसका नाम रखा जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। जिस समय गांधी जी का फेमस डू और डाई स्पीच दिया जाता है, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि या तो इस बार हम लोग अपने देश के लिए लड़ेंगे, या इस आज़ादी लेने की लड़ाई में मारे जाएंगे, ठीक है। अब हमको अपने देश को आज़ाद करके ही दम लेंगे और इन लोग को कंप्लीटली यहाँ से भगा दिए जाएंगे। द कॉल ऑलमोस्ट बाउट द होल स्टेट मशीनरी टू द स्टैंड स्टिल। और ये ऐसा स्पीच था गांधी जी का जिसने सारे लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट जगा दिया और उनको एकजुट करने का भावना ले आया, और सारे लोग बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन। ये माना जाता है कि उस समय ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि आज के पहले इतना बड़ा आंदोलन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जैसा आंदोलन 1857 में देखा गया था, उसके बाद इतना बड़ा, इतने भव्य तरीके से आंदोलन कोई नहीं किए थे। लेकिन इस बार जो है लोगों ने ठान लिया था कि नहीं, इस बार हम लेके रहेंगे आज़ादी, और फाइनली हम लोग को इसके कुछ सालों के बाद हम लोग को कंप्लीटली आज़ादी मिल जाता है और ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। होप कि आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो हाँ, बाकी आप बच्चों से सुन ही लिए, है ना। क्या करना है बोलो बोलो, लाइक सब्सक्राइब करें, लाइक से थोड़ा सा घुमाओ, इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, लाइक सब्सक्राइब हम लोग करेंगे, लाइक से सब्सक्राइब शेयर कीजिए, है ना, है ना, हाँ, है कि नहीं।